आज हम लोग देखने वाले हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग हम लोगों ने ऑलरेडी फार्माकोकाइनेटिक्स का दो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिसको बोलते हैं पहला हमारा एब्जॉर्प्शन था, दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद हमारा आ जाता मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग और बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सबसे पहले हमारा एब्जॉर्प्शन था, मतलब कि हमारे इंटेस्टाइन में फूड आया था, जो भी था आया, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, वो कहाँ गया, हमारे ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में जाने के बाद अब उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कहाँ जाएगा, अब वो गया हमारे पूरे जो भी हम जिस वजह से हम लोग या टिश्यू को या फिर ऑर्गन को उसको ठीक करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, किसी भी पर्पज से हम लोग उसको कंज्यूम किए थे, उसको एडमिनिस्टर किए थे, तो हमको बॉडी में मिल गया है, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब अगर कोई भी चीज़ हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा टाइम तक रहेगी तो हमारे बॉडी को हार्म करना चालू कर देगी, तो उसको बचाने के लिए जो हमारा है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, जिसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको ऐसा समझ सकते हो कि जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया है, कोई मेहमान आया, तो अगर मेहमान एक दिन तक रहता है तब तो हमको अच्छा लगेगा। वही मेहमान अगर ज़्यादा दिन तक रहने लगेगा तो क्या हो जाएगा, हम उसको सोचेंगे कि अब एक दिन के लिए आया तब तो ठीक है, हम उसकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे, उसको घुमाएंगे टहलाएंगे, उसको अच्छा खाना खिलाएंगे, सब कुछ। नहाने जा रहा है तो उसको अच्छे से गर्म पानी करके देंगे, सब कुछ करके देंगे। क्लियर। लेकिन अगर वही मेहमान ज़्यादा दिन तक रुकने लगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर अब इसको जल्दी से जल्दी सोचेंगे चला जाए, क्योंकि हमको अब वो बोरिंग लगने लगेगा, मतलब उस चीज़ को ज़्यादा वो अब खींचने लगेगा बात को। क्लियर। तो उस चीज़ से अभी ये समझ लो हमारे बॉडी में ड्रग्स आ गया, उस ड्रग को कैसे बाहर निकाले जाए, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसी को बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कुछ एंजाइम्स रहती हैं, उस एंजाइम की वजह से क्या होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बॉडी में होता है। क्लियर। ये मेटाबॉलिज्म इतना इसेंशियल है, इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी के अंदर ही रहेगा तो क्या हो जाएगा कि हमारे बॉडी को जो ऑर्गन्स रहेंगे, जो टिश्यू रहेंगे, उनको क्या करेंगे, डैमेज करने लगेंगे। तो इसके लिए हमको वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर। क्लियर। चलो, अब देखो, जैसे कि आप जानते हो कि जो मेन एकदम टारगेट, ऐसा बोला जाता है कि मेन स्पेसिफिक किधर होता है, तो हमारा एक तो हमारा लीवर होता है, एक तो हमारा लीवर होता है, उधर से हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सेकेंड हमारा ये होता है कि जैसे लंग्स हो गया, उससे भी हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो क्लियर, ऐसे हमारे कुछ प्लेस हैं जिधर से हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हम लोग एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे अभी आगे। चलो, तो सबसे पहले देखो, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म एकदम सिंपल सा है, ये समझ लो। अभी टिश्यू ऑर्गन के अंदर ड्रग आ गया है, उस ड्रग को यूरिन के थ्रू या स्वेट के थ्रू या लंग्स के थ्रू, किसी भी थ्रू से हम लोग बाहर निकालना है। तो इमेजिन करो अभी हम लोग किडनी के पास उसको लेके जाना है, उस किडनी से हमको उसको बाहर निकालना, बॉडी से किडनी से बाहर निकालना है। मतलब क्या होता है कि कोई भी ड्रग अगर लिपिड सोल्यूबल रहेगा, तो वो अगर लिपिड सोल्यूबल है तो लिपिड सोल्यूबल रहेगा, तो मतलब हमारे बॉडी के अंदर रह जाएगा। उसको लिपिड सोल्यूबल से हमको वाटर सोल्यूबल करना पड़ेगा, उस वाटर सोल्यूबल से के ट्रांसफर की वजह से क्या करेगा, वो बॉडी से बाहर निकलेगा। उस ट्रांसफर की वजह से क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकलेगा। देखो, सबसे पहले अगर मेटाबॉलिज्म की बात किया जाए तो इसमें होता क्या है, चेंजेस होता है। पहला, एक तो चेंजेस हो सकता है, या तो फिर ब्रेक डाउन हो सकता है। ब्रेक डाउन हो सकता है, चेंजेस हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, किसमें, स्ट्रक्चर में। किसमें हो गया, इन दी स्ट्रक्चर। क्लियर। इन दी स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग। क्लियर। क्लियर। और होता किससे है, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिक, with the help of metabolic enzyme, with the help of metabolic enzymes. Clear. देखो,
अगर इसका थोड़ा और डेफिनेशन देखा जाए तो इसका डेफिनेशन ये आप बोल सकते हो, अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इन विच अ नॉन पोलर और लेस पोलर ड्रग इज चेंज्ड इनटू हाईली पोलर मॉलिक्यूल बाय आवर बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑटोमेटिक सिस्टम्स होगा उसके, सो दैट इट कैन बिकम वाटर सोल्यूबल्स and get excreted out from our body is collected as a drug metabolism। क्लियर, मतलब जो भी पोलार है, नॉन पोलार है या लेस पोलार है, उसको हम लोग ज्यादा पोलार बनाएंगे, उस पे फिर कुछ हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम करने के बाद उसको हाई पोलार बनाने के बाद उसका मतलब वाटर सोल्यूबल बनाने के बाद उसको बॉडी से क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। क्लियर। देखो अगर साइट की बात करें तो कौन कौन से साइट होते हैं, साइट की बात करें तो कौन कौन से साइट होते हैं, कहाँ कहाँ ये होता है। सबसे पहले तो हमारा लीवर सबसे बड़ा है, बोलते हैं ना जो मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा कहीं होता है तो सबसे ज्यादा लीवर में होता है। सेकेंड हमारा लंग्स है, फिर किडनी है, फिर ब्लड का जो प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा, एंड लास्टली हमारा आता है एपिथेलियल सेल। लास्टली हमारा आता है एपिथेलियल सेल। क्लियर। एपिथेलियल सेल्स मतलब कौन सा हो गया, जैसे हमारा ये इंटेस्टाइनल का सेल होता है ना, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल सेल। इंटेस्टाइन का सेल रहता है ना, उसको बोलते हैं। क्लियर। और लास्ट में हमारा जिससे हमारा स्वेट निकलता है, स्किन। ये कंप्लीट सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा लीवर, लंग्स हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा भी निकल गया। क्लियर। हमारा ये किडनी है, ब्लड का प्लाज्मा है, इंटेस्टाइन का जो एकदम लास्ट वाला लेयर सेल लेयर रहता है उसको बोलते हैं, और लास्टली स्किन हो गया। क्लियर। अब देखो अगर मैं बार बार आपको क्या बोल रहा हूँ कि लीवर ही क्यों प्राइमरी साइट होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, रीजन इसका ये हो जाता है कि सबसे पहले तो ये लार्ज ऑर्गन होता है एज कंपेयर बाकी लार्ज ऑर्गन, और जो एरिया होता है बहुत ज्यादा एरिया मिलने लगता है एज कंपेयर टू दूसरे किसी ऑर्गन के अगेंस्ट में। क्लियर। और यही पहला ऐसा ऑर्गन है जिधर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, जो एब्जॉर्ब होता है केमिकल्स किधर, जीआईटी में। क्लियर। ऐसा समझ लो कि ये देखो ये क्या है, हमारा लीवर है, ये हमारा लीवर है। क्लियर। इधर से ये ब्लड वेसल्स ऐसे गया हुआ है, ये आगे ऐसे गया है। क्लियर। ये हमारा पहले ब्लड आया इधर से, पहले से इधर ब्लड आया, इधर क्या हो गया, पहले 100% पूरा ब्लड में ड्रग था, 100% ब्लड में ड्रग था, तो क्या हो गया, फर्स्ट टाइम जब इसमें आएगा ना, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, जो इसके अंदर रहेगा वो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो इधर से कितना निकल गया, ये 50% बाहर आ गया, इतना नहीं होता लेकिन इतना समझ लो 50% बाहर आया। अब ये फिर से पूरे बॉडी में ट्रेवल किया, पूरे बॉडी में अभी भी ये ब्लड में है, हार्ट में गया, फिर ट्रेवल ट्रेवल पूरा बॉडी में ट्रेवल करने के बाद फिर से अंदर आया। अब क्या हो जाएगा, ये इधर 50% था, इधर 50% एंटर किया, और निकलते टाइम कितना बच गया, 20%। तो ये जो सफर है, एक ऐसा कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक क्या हो जाएगा, पूरा जीरो नहीं हो जाता है, पूरा जीरो नहीं हो जाता ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में, तब तक ये मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू मेटाबॉलिज्म होता रहेगा। क्लियर। क्लियर। अब देखो होने का थोड़ा थोड़ा मैं आपको और थोड़ा तरीका बता देता हूँ कैसे होता है। देखो समझो ये हमारा ड्रग है, ये हमारा ड्रग है, और हमारी ये बॉडी है, ये ड्रग है, ये बॉडी है। क्या हो गया कि हमारे बॉडी को कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट तो आ गए, हमने ड्रग को कंज्यूम किया, हमारी बॉडी को कुछ बायोलॉजिकल एक्शंस मिल गए, कुछ रिस्पॉन्स मिल गए, मिलने के बाद क्या हो जाएगा, अब ड्रग को क्योंकि हमको मिल गया, अब हमसे किसी अगर
कोई भी चीज से हमको उसको फायदा मिल गया तो अब उसको रख के मतलब क्या है, उसको बाहर निकाल देना ही, क्योंकि अंदर रहेगा तो वो अपना एक्शन शो कर चुका है तो वो हमारे बॉडी को कुछ ना कुछ हार्म करेगा ही। तो अब क्या करना है, उसको रिमूव करना है यूरिन के थ्रू। यूरिन के थ्रू क्या करना है, उसको रिमूव करना है। लेकिन क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर है, मतलब ये वो वाटर सोल्यूबल नहीं है। जब वाटर सोल्यूबल नहीं है तो जैसे यूरिन में जाएगा तो यूरिन में जाने के बाद डिजोल्व नहीं होगा, वो सोल्यूबल नहीं होगा, तो क्या करेगा, वो बॉडी में फिर से रिवर्स चला जाएगा, फिर से रिटर्न चला जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो अब क्या करेंगे, कुछ ड्रग जो रहते हैं, अब समझो ये वाटर सोल्यूबल नहीं है तो इसमें क्या होते हैं कि हम कुछ चेंजेस करेंगे। हम कुछ चेंजेस करते हैं, चेंजेस करने के बाद जैसे अभी समझ लो, हमेशा देखो, अभी मैं उस टॉपिक पे आता हूँ। हमेशा हमारी बॉडी ना, कोई भी चीज, ड्रग्स रहने दो, कोई भी ड्रग्स भी जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी उसके ऊपर अगेंस्ट रिस्पॉन्स ही करती है, उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के, उसको अपना दोस्त अपना संगी साथी नहीं समझ के उसको फॉरेन पार्टिकल समझती है, फॉरेन मटेरियल समझती है, उसके साथ वैसा ही बिहेव करती है, उसको वैसा ही बिहेव करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ जो ड्रग्स रहेगा, ये इस ड्रग में कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। मतलब क्या कर सकते हैं, ड्रग का हम लोग या तो शेप चेंज कर देंगे, या तो ये जो शेप है इतना बड़ा है, इस शेप को इतना छोटा कर देंगे। ये कंप्लीटली हम लोग डिटेल्स आगे देखने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। हम लोग 3 फेज रहते हैं हम लोग, लेकिन हमारे जो सिलेबस में 2 ही के बारे में दिया है, हम 2 ही के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? आगे देखो, एक टॉपिक और मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। रुको, देखो ये हो गया। अब देखो क्या होता है, एक एक टॉपिक और थोड़ा समझ लो अभी, थोड़ा सा और एक बार देख लो। ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये है हमारे बॉडी के अंदर जो भी ड्रग आया है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। कैसे निकालना है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर? क्योंकि वो निकले कैसे, यूरिन से निकलेगा। यूरिन से निकलने के लिए क्या होगा कि उसको वाटर सोल्यूबल होना जरूरी है। अगर वाटर सोल्यूबल ड्रग नहीं है तो यूरिन से बाहर नहीं निकलेगा। इतना क्लियर रखो। अगर वाटर सोल्यूबल ड्रग नहीं है तो उसको यूरिन से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। वो होने के लिए बहुत सारा कंडीशंस हो सकती है। या तो वो एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में तो उसको इनएक्टिव करेंगे, इनएक्टिव फॉर्म में तो उसको एक्टिव फॉर्म में करेंगे। ये कुछ डिटेल्स है। क्लियर? तो हम लोग आगे भी देखते हैं। देखो, एक एक टॉपिक होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं जीनो बायोटिक्स। जीनो बायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी अगर बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको हमेशा फॉरेन ही समझती है, फॉरेन ही समझती है। उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, उसके बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। वो चाहे इंजेक्शन हो, वो चाहे इंजेक्शन हो या इनहेलेशन हो, या तो फिर डर्मल, या तो फिर डर्मल एक्सपोजर है। इंजेक्शन हो सकता है, इनहेलेशन हो सकता है, या डर्मल एक्सपोजर, किसी भी टाइप का रहेगा तो हमारी बॉडी उसको फॉरेन ही समझेगी। उसमें कुछ इंक्लूड हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ड्रग हो गए, हम लोग ड्रग की बात कर रहे हैं, तो कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल हो सकते हैं, या पेस्टिसाइड हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, या पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, या तो फिर एनिमल्स के टॉक्सिन्स हो सकते हैं, एनिमल टॉक्सिन्स। क्लियर? ड्रग हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो, पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, प्लांट्स, जो प्लांट्स रहते हैं वो, या फिर एनिमल्स के टॉक्सिन्स होते हैं। प्लांट्स के टॉक्सिन्स जैसे एनिमल के टॉक्सिन्स रहेंगे तो ये भी हमारे क्या हो जाते हैं, जीनोबायोटिक्स। ये भी हमारे फॉरेन, फॉरेन के लिए ही, फॉरेन हमारी बॉडी ही समझती है। क्लियर?
देखो जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो इनएक्टिव ड्रग होते हैं या तो फिर या लेस जो एक्टिव मेटाबोलाइट्स रहते हैं उसको उसको जो क्या होता है जैसे उसका फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिवेशन हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे फिनोबार्बिटोन होता है, क्या होता है फिनोबार्बिटोन क्या होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफर करके क्या बनाते हैं पी हाइड्रोक्सी फिनोबार्बिटोन। क्लियर। जैसे फिनोटोइन हो गया तो पी हाइड्रोक्सी फिनोटोइन हो गया, प्रोकेन हो गया तो पी अमाइनो बेंजोइक एसिड हो गया। तो ये सब कैसा इनएक्टिव फॉर्म को हम लोग एक्टिवेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। और जैसे एक्टिव है तो उसको और मोर एक्टिव बनाने के लिए, एक्टिव है तो उसको और ज्यादा हम लोग एक्टिव बनाने के लिए, पहले एक्टिव है लेकिन उसको हमको एक्टिव टू मोर एक्टिव अगर बनाना है तो उसके लिए भी हमको करना पड़ेगा। जैसे हमारा कोडीन है, जैसे हमारा कोडीन है, कोडीन को और एक्टिव बनाना तो क्या है मॉर्फिन, क्या हमारा मॉर्फिन है। फिर पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल का हमारा क्या है इमिडो क्यूनोन ऑफ एन हाइड्रोक्सिलेट मेटाबोलाइट, इसको लिखते हैं एन हाइड्रोक्सिलेट मेटाबोलाइट। क्लियर। अब कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो प्रो ड्रग होते हैं, प्रो ड्रग होते हैं। क्लियर। प्रो ड्रग से हम लोग क्या इसको कन्वर्ट करते हैं, प्रो ड्रग को हम लोग एक्टिव मेटाबोलाइट्स करते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट्स करते हैं। क्लियर। प्रो ड्रग को एक्टिव मेटाबोलाइट्स करते हैं। जैसे एक हमारा एग्जांपल के लिए अगर ले ले तो इनालप्रिल है, इनालप्रिल को अगर हम लोग को क्या करना है, जो प्रो ड्रग है उसको एक्टिव फॉर्म में करना है तो उसको क्या बोलते हैं इनाला प्रिलेट। क्लियर। एक होता है लीवोडोपा, लीवोडोपा, लीवोडोपा को एक्टिव फॉर्म में करने के लिए क्या है डोपामाइन। क्लियर। ये कुछ एग्जांपल्स कुछ जैसे हम मैंने क्या बोला कि एक्टिव रहेगा तो जो नॉन एक्टिव रहेगा उसको एक्टिव फॉर्म, प्रो ड्रग रहेगा तो उसको एक्टिव, प्रो ड्रग मतलब दिखाने के लिए अभी है कि मेरे पास ऐसा है लेकिन अभी उसको यूज में भी लाना है तो यूज में लाने के लिए हम लोग को क्या उसको एक्टिव करना है। तो एक्टिव करना ये हमारा दो तीन ड्रग का उसका भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया है। क्लियर। और कुछ ऐसे होते हैं कि एक्टिव रहते हैं और मतलब इक्वली एक्टिव रहते हैं, एक्टिव ड्रग होते हैं और इक्वली एक्टिव मेटाबोलाइट भी होते हैं। जैसे कुछ चेंजेस नहीं, जैसा है वैसे ही सेम रहेगा, उसका कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता है। तो उसका एग्जांपल एक्टिव ड्रग टू, एक्टिव ड्रग टू ऐसा लिख लो इक्वली एक्टिव मेटाबोलाइट। हमको सिर्फ क्या करना है बॉडी से इसको निकालना है। तो इसका एग्जांपल अगर बोलूँ तो इसका एग्जांपल आता है डिजिटॉक्सिन, आपने नाम सुना रहेगा डिजिटॉक्सिन। इसका इक्वली एक्टिव मेटाबोलाइट जो होता है उसको बोलते हैं डिजॉक्सिन। क्लियर। और एक एग्जांपल और लेना है तो ले सकते हो डाइजीपाम, डाइजीपाम और इसका इक्वली एक्टिव क्या है नॉर डाइजीपाम। क्लियर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ क्या है एग्जांपल्स हैं। क्लियर। देखो हम लोगों ने क्या देखा अभी, हम लोगों ने फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करते चलो तो अच्छा रहेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या देखा अभी
हम लोगों ने ये देखा कि जो ड्रग था उसका हम लोग डेफिनेशन देखे हैं, मेटाबॉलिज्म का हम लोग डेफिनेशन देखे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग डेफिनेशन देखे, उसके बाद उसका साइड देखे कौन कौन से साइड पे होता है, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, टेस्टिस भी होता है, टेस्टिस का जो सार्टोलिस सेल होता है उसमें भी होता है, स्किन का जैसे हमारा इंटेस्टाइनल होता है तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल जो सेल रहता है उसमें होता है, नर्वस टिश्यू हो गया, फिर ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, इन सब जगह पे उसका मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन ये समझ लो मेन जो होता है, मेन एकदम होता है, वो हमारा होता है लीवर। मेन हमारा क्या होता है? लीवर। अब देखो मैंने क्या बोला कि दो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं, दो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी तो करने के लिए कोई रहेगा। तो एक होता है मेटाबॉलिक एंजाइम को पहले माना मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एंजाइम। तो दो मेटाबॉलिक एंजाइम होते हैं, एक होता है माइक्रोजोमल एंजाइम, एक होता है माइक्रोजोमल एंजाइम, और दूसरा होता है नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम एंड नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम। क्या होता है? ये जो माइक्रोजोमल एंजाइम्स होता है ये फाउंड होता है, ये कहाँ मिलता है हमको? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कौन सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर मिलता है, और ये लोकेशन कहाँ होता है? लीवर में। लोकेशन कहाँ होता है? लीवर में। और इसमें ये कहाँ मिलता है? इसका लोकेशन ये होता है कि साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी दो जगह में मिलता है, और ये भी कहाँ मिलता है? हमारे लीवर में। क्लियर? लीवर सेल के दोनों में रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये कौन सा? नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स मिलते हैं। तो अगर बात करें जाए तो इसमें होता क्या है कि जो CYP होता है, CYP 450 होता है, यही इंजाइम्स रहता है जो क्या करता है? इसके रिस्पॉन्सिबल होता है माइक्रोजोमल एंजाइम्स के लिए। और इसमें क्या होता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस और अल्डिहाइड, और क्या होता है? अल्डिहाइड। क्लियर? देखो यही दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अभी देखो एक आध चीजें और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, एक सेकेंड। मैंने क्या बोला कि माइक्रोजोमल एंजाइम्स और नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम होता है। तो जो CYP 450 होता है, ये CYP 450, इसमें ना दो और होते हैं, उसको बोलते हैं CYP 3A4, CYP 3A5। ये जो दोनों रहते हैं, ये क्या करते हैं? 50% जो ड्रग का डिग्रेडेशन होता है इन्हीं वजह से होता है। 50% जो ड्रग का डिग्रेडेशन होता है, ड्रग डिग्रेडेशन, ये इन्हीं दोनों की वजह से होता है, इन्हीं दोनों की वजह से होता है। अगर मैं इनको अगर क्लासिफाई करूं मैं CYP 3A4, इनका मतलब क्या होता है कि ये जो होता है, C का मतलब होता है कि साइटोक्रोम P, और मतलब ये CYP साइटोक्रोम P, और 3 इनका क्या है? इनका फैमिली कौन सा है? ये फैमिली बताते हैं।
और ये जो होते हैं ये कौन से सब फैमिली हैं, वो सब फैमिली ये बताएंगे। और इनका है कि कौन से सीक्वेंस ऑफ जीन है, सीक्वेंस ऑफ जीन है, ये बताएंगे 4। जैसे सीक्वेंस ऑफ जीन 4 है, सीक्वेंस ऑफ जीन 5 है, ये डिस्क्राइब होगा। क्लियर। अगर नॉन माइक्रोजोमल की बात किया जाए तो आपको बताया इसमें माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं इनका इनका और अगर लोकेशंस और अच्छे से बताया जाए तो इसको देखो, ये भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं लीवर में सिर्फ मिलता है, लंग्स में मिलता है, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और प्लाज्मा में भी माइक्रोजोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। इसमें से इनमें से जो एक और मैं नाम लिखना भूल गया, MAO बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मोनो अमाइनो अमाइन ऑक्सीडेज। ये क्या करता है, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, उनका डिग्रेडेशन करते हैं, उनका डिग्रेडेशन करते हैं। जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं सभी का डिग्रेडेशन करते हैं। जैसे हमारा डोपामाइन हो गया, वो सबका डिग्रेडेशन यही करते हैं। क्लियर। और हम लोगों ने एन एसिटाइल सिस्टीन एन एसिटाइल सिस्टीन, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ड्रग का डिग्रेडेशन होता है, मेनी ड्रग डिग्रेडेशन होता है, मेनी ड्रग डिग्रेडेशन। अगर मैं एक ड्रग किसी का एग्जांपल लूं तो टीवी ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसमें एक ड्रग आता है उसका आइसोनियाजिड। क्या होता है, आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड का डिग्रेडेशन इधर ही होता है। क्लियर। कौन करता है, एन एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल सिस्टीन। क्लियर। मेटाबॉलिक एंजाइम, क्योंकि कोई तो मेटाबॉलिज्म करने के लिए होना चाहिए ना, एक माइक्रोजोमल एंजाइम्स है, एक नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम है। जो माइक्रोजोमल एंजाइम्स है वो क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है लीवर में, और नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम्स जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, और किधर, जो लीवर हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, सब जगह पे प्रेजेंट होता है। क्लियर। इंटेस्टाइन हो गया, प्लाज्मा हो गया, ये सब जगह पे प्रेजेंट होता है। क्लियर। आई पे गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि देखो इसमें एक होता है MAO, मतलब मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। मोनो अमाइन ऑक्सीडेज ये क्या करता है, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका डिग्रेडेशन यही करता है। जैसे डोपामाइन हो गया उसका, एन एसिटाइल सिस्टीन बहुत सारे ड्रग का डिग्रेडेशन तो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस की जो भी कुछ ड्रग्स होते हैं हम लोगों ने कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद उसका डिग्रेडेशन करना है, उसको मेटाबोलाइज करना है, तो कौन करता है, आइसोनियाजिड। क्लियर। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। इसके बाद हम लोग जो जीनोबायोटिक देख रहे थे, उसी जीनोबायोटिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है, कोई भी फॉरेन चीज आ गई है, उसको हमारे बॉडी से एक्सपेल आउट, उसको बाहर बॉडी से बाहर निकालना है। तो देखो जो डिग्रेडेशन का जो ये प्रोसेस होता है वो 2 फेज में होता है। क्या होता है, 2 फेज में होता है, 3 फेज में होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ 2 ही फेज देखने वाले हैं, फेज 1, क्योंकि फेज 3 का ज्यादा कुछ अभी रोल हुआ नहीं है। तो फेज 1 एंड फेज 2, फेज 1 एंड फेज 2, बीच में मैं एक लाइन मार देता हूँ। अब देखो जो फेज 1 होता है एंड फेज 2 जो होता है, तो फेज 1 में क्या होता है कि इसमें ना जो पोलार क्या होता है, एडिशन करते हैं पोलार फंक्शनल ग्रुप का, एडिशन ऑफ, ऐसा मैं लिख दूं यहाँ पे, एडिशन ऑफ पोलार फंक्शनल, एडिशन ऑफ पोलार फंक्शनल ग्रुप और अनमास्किंग और डीमास्किंग, demasking of a polar functional group, polar functional group।
क्लियर। क्या होता है कि इसमें ना हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप का, जो पोलार का फंक्शनल जो ग्रुप होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग ऐड करेंगे, और मतलब ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को, वही हमारा फेज वन में आता है, वही हमारा फेज वन में क्या होता है, आता है। क्लियर। और इसमें क्या होता है, जो मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं वो तो एक्टिव हो सकते हैं, या तो फिर इनएक्टिव हो सकते हैं। एक्टिव हो सकते हैं या तो फिर इनएक्टिव होते हैं। जो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। सेकेंड वन हमारा आता है रिडक्शन। एंड लास्ट वन हमारा आता है हाइड्रोलाइसिस। लास्ट वन हमारा आता है हाइड्रोलाइसिस। क्लियर। देखो, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि जो माइक्रोजोमल रहता है, जो माइक्रोजोमल रहता है उसको मिक्स करते हैं फंक्शनल ग्रुप से। कौन से? ऑक्सीडेटिव इंजाइम से क्या करते हैं, उसको मिक्स करेंगे। जैसे हमारा क्या हो गया, एन ऑक्सीडेशन हो गया, जैसे फिनोबार्बिटोन हो गया, ये सबसे क्या करेंगे हम लोग, उसको ऑक्सीडेशन करेंगे। ऐसा इसको देखो, ऑक्सीडेशन मतलब होता क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब होता क्या है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्लियर। जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें साइटोक्रोम P40 एंजाइम्स का यूज होता है। ये क्या होता है, माइक्रोजोमल मिक्स्ड फंक्शनल ऑक्सीडेज होता है। जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन जो होता है वो किससे होता है, साइटोक्रोम P450 हम लोगों ने पहले देख लिया था, जो हमारा माइक्रोजोमल एंजाइम्स होता है। क्लियर। इसमें क्या होता है कि अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो फिनोबार्बिट फिनाटोइन हो गया, फिनोटोइन हो गया, बार्बिचुरेट्स हो गया। आप वो डायग्राम बनाने के बाद, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर, जो उसका केमिकल रिएक्शंस, वो लिखने के बाद उसका एडिशन या रिमूवल आप करके जो आप लिख सकते हो, लेकिन आप एक सिंपल सा एग्जांपल लिख लेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। फिनेटोइन हो गया, बार्बिचुरेट्स हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, इमिप्रामीन हो गया, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। क्लियर। एक आध अगर एग्जांपल की बात करूं मैं तो कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन में ही छोटा सा कोई एग्जांपल लूं, जैसे डी, तो जगह नहीं बचा है, डी एन डी अल्काइलेशन होता है, डी अनकाइलेशन। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा कुछ समथिंग स्ट्रक्चर्स रहेगा उसको एन आर पकड़ लिए, RNH CH3, इसको रिएक्शन कर देंगे तो हम लोग क्या 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 करेंगे, इसका RNH2 प्लस CH2O, ये हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। इसको क्या कर दिया हम लोग, रिमूव कर दिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा समझ लो कि ये स्ट्रक्चर कैसा था, ये वाला स्ट्रक्चर था। अभी हम लोग क्या कर दिए, इस स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज कर दिए, ये स्ट्रक्चर को चेंज कर दिए, तो ये अलग उसका ब्रेक डाउन कर दिए, उसको स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन कर दिए, उसको चेंज कर दिए, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, तो वो हमारा इजिली पास हो जाएगा किडनी से। क्लियर। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड हमारा रिडक्शन है। सेकेंड हमारा क्या है, रिडक्शन है। तो रिडक्शन रिडक्शन में क्या करते हैं कि इसमें ना हाइड्रोजन आइटम को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
एटम्स। हाइड्रोजन क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं, जिससे हम लोग को क्या होता है, स्ट्रक्चर, नया स्ट्रक्चर मिलता है। तो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो वाटर सोल्यूबल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर लिया जाए तो एग्जाम्पल के लिए वारफरीन हो गया, और हेलोथेन हो गया, ये हमारे क्या एग्जाम्पल हो गए। क्लियर। अब लास्ट हमारा बचा है हाइड्रोलिसिस बचा है। लास्ट हमारा क्या बचा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब ये होता है कि हम लोग ना वाटर का जो जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उस वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे जो भी रिएक्शंस रहता है, उस रिएक्शंस में जब हम लोग उस वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग जब इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। उसको क्लीवेज करने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए, समझ लो ये कोई अगर स्ट्रक्चर्स है, तो उस स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड या अमाइड का हम लोग करेंगे, तो समझो ये स्ट्रक्चर है, इधर NH2 है, C डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर है। इसी में हम लोग क्या करेंगे, अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो उसका मेटाबॉलिज्म इजीली हो जाएगा। क्लियर। और सेकंड हमारा ये आता है, सेकंड हमारा आता है फेज 2। फेज टू में क्या होता है कि फेज 2 मतलब ये होता है कि हमारा कॉन्जुगेशन होता है। फेज 2 में हमारा क्या होता है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है कि कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं या सिंथेसिस बोल सकते हो। कॉन्जुगेशन या सिंथेसिस, इसमें क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। इसमें एडिशन करते हैं एसिटाइल का, जैसे एसिटाइल हो गया, या तो फिर सल्फेट हो गया, या ग्लूकोरिल हो गया, ग्लूकोरोनिल हो गया, ग्लूकोरोनिल हो गया। तो ये सब चीजों से क्या होगा ना, कि जो इसमें देखो, हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रक्चर चेंज किया। स्ट्रक्चर मतलब हम लोगों ने एक किसी ऑक्सीजन को, किसी कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर या तो फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को, या फिर वाटर मॉलिक्यूल को हम लोग नया इंट्रोड्यूस किए। हम लोग क्या कर दिए, उसमें नया इंट्रोड्यूस कर दिए। इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ। इसमें क्या करते हैं, उसके साथ कंप्लीटली तो नहीं बोल सकते, उसके साथ चेंज कर देते हैं उसको। हम लोग क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। चेंज करने का कैसा होता है, देखो इसका अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो कॉन्जुगेशन ऐसा होता है, फेज 1 मेटाबॉलिज्म के जैसे होता है, लेकिन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन। एंडोजीनस जो सबस्ट्रेट होता है, उसमें जनरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, अमाइंस, एसिड, ये सब से क्या होता है, हाईली ट्रांसफर होता है, और उससे क्या होता है, उसका पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जब स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा कि वो पूरा वाटर सोल्यूबल हो जाता है। जैसे अगर मेरे को देखो, जैसे हमारा कुछ इनएक्टिव जो ड्रग होते हैं, इनएक्टिव ड्रग हमारे कैसे हुए, जो आइबुप्रोफेन हो गए, पैरासीटामोल हो गए, लिडोकेन हो गए, प्रोपेनॉल हो गए, तो ये सब कैसे हमारा इनएक्टिव ड्रग होते हैं। और जो एक्टिव ड्रग होते हैं, जो एक्टिव ड्रग होते हैं फ्रॉम एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं फ्रॉम एक्टिव ड्रग के, बोला जाए तो जैसे मॉर्फिन हो गया, तो और डिजिटॉक्सिन हम लोग देखे। तो अभी ये कैसा है, स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है, तो इसमें कैसा, एक एक हम लोग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब चीजें हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कंप्लीटली उसका स्ट्रक्चर ही लगभग हम लोग चेंज कर देते हैं। हम लोग स्ट्रक्चर उससे पूरा चेंज करते हैं। जब स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, तो जैसे वो क्या होता है कि पूरा वाटर सोल्यूबल या हो जाता है।
जैसे एक हमारा होता है कॉन्जुगेशन विद ग्लूकोरोनी, हम लोग ग्लूकोरोनिल देखा। इसमें क्या होता है, जैसे जो ग्लूकोरोनिल ट्रांसफर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे बहुत सारे टिश्यू में, हमारे बहुत सारे टिश्यू में। तो वो ट्रांसफर होकर क्या होता है, एक्टिव साइट जो होता है उसमें ग्लूकोरोनासाइड का सिंथेसिस हो जाता है। क्लियर। जब सिंथेसिस हो जाएगा, सिंथेसिस होने के बाद उसके वाटर सोल्यूबल हो जाता है। सेकेंड, अगर कॉन्जुगेशन करेंगे, जो मिथाइल ग्रुप होता है, जो मिथाइल ग्रुप होता है वो उसको मिथाइलेशन बोलते हैं, तो उसमें उसको बोलते हैं। क्लियर। जैसे मिथाइल ग्रुप मतलब CH3, ये जो CH3 बॉन्ड, CH3 हम लोग स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। क्लियर। फिर एसिटाइल ग्रुप हो गया, मैंने लिखा है भी है एसिटाइल ग्रुप। क्लियर। एसिटाइल को एंजाइम्स बन जाएगा लास्ट में। फिर उसके बाद कुछ सल्फेट रहेगा, तो जो स्टेरॉइड्स रहते हैं, स्टेरॉइड्स या फिर फिनोलिक कंपाउंड्स रहते हैं, अंडर कुछ क्या हो जाए, उनका रिएक्शन होगा, जो सेक्स स्टेरॉइड होता है, मिथाइल डोपा होता है, ये सब चीजें क्या होती है, स्टेरॉइड होती है। क्लियर। कॉन्जुगेशन मतलब ये होता है कि हम उसमें एक नया कुछ स्ट्रक्चर्स ऐड कर देंगे, उससे पूरा स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाएगा, जिससे वाटर सोल्यूबल हो जाता है। क्लियर। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन रिएक्शन। कुछ इसके फैक्टर्स होते हैं, कुछ इसके फैक्टर्स होते हैं। एक तो फैक्टर्स होता है हमारा, क्योंकि फैक्टर्स हर चीज का फैक्टर मैटर करता है, तो इसलिए हम लोग फैक्टर देख लेते हैं। फैक्टर देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर कौन सा आता है, एज का। सबसे पहला फैक्टर कौन सा आता है, एज का। क्लियर। एज, मेटाबॉलिज्म जो रहता है वो जो यंग रहते हैं, जो यंग चिल्ड्रन रहते हैं, उनमें कैसा रहता है ना, पुअर रहता है। और जैसे जैसे उसका फिर मेटाबॉलिज्म रेट, जैसे जैसे फिर एज बढ़ती है, फिर मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा ज्यादा, मतलब क्योंकि ज्यादा अगर एज हो गई तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। मतलब देखो जो थोड़ा जवान हो जाए, जो मतलब पूरे 45 के ऊपर होने लगते हैं, तो उनका जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर जो एकदम बच्चे रहते हैं उन लोगों के कंपेरिजन में। क्लियर। उसके बाद आता है जेंडर। जेंडर में हमारा जो जेंडर या सेक्स बोल सकते हो, तो मेल और फीमेल्स, मेल एंड फीमेल्स में अगर बात किया जाए, तो जो फीमेल्स लोग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लेस रहता है, और जो मेल्स रहते हैं उनका मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा रहता है, मोर रहता है। क्लियर। क्योंकि देखो आप जब भी जब गर्ल्स लोग को, किसी औरत को जब भी आप वर्कआउट करते देखोगे, तो उनको ज़्यादा ज़्यादा कार्डियो कराया जाता है, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत स्लो होता है, बहुत कम मेटाबॉलिज्म होता है एज कम्पेयर टू मेल के, तो इसलिए उनको बॉडी की एक्टिविटी ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उनका मेटाबॉलिज्म रेट थोड़ा कम होता है। बॉडी का टेम्परेचर बोला जाए, तो बॉडी के टेम्परेचर में क्या होता है कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगा। बॉडी टेम्परेचर, जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तब मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, और बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा। क्लियर। और कुछ ऐसे ड्रग के इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन मेटाबॉलिज्म, ये भी कुछ हमारे ड्रग जो रहते हैं वो मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करते हैं, उनको सप्रेस करते हैं थोड़ा टाइम के लिए। क्लियर। और कुछ ड्रग के जो रूट रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन करने के, उससे मेटाबॉलिज्म जो होता है स्लो डाउन हो जाता है। क्लियर। एज कम्पेयर जो ओरल ले रहे हो या फिर आईवी ले रहे हो, तो उसमें वेरी कर सकता है। क्लियर। उसके बाद कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो गए, कुछ बॉडी में अगर प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। बॉडी में अगर प्रॉब्लम्स है, लीवर अगर डैमेज है तो मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं। क्लियर। अगर लंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उधर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो ये भी वेरी करता है, ये भी करता है, अफेक्ट करता है। क्लियर। आई एम गेटिंग माई पॉइंट। दीज आर द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द
drug metabolism. We will meet in the next lecture about drug excretion.